मैंने काफ़ी अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी जो भी इस बाइक में अभी आ रही है मुझे, बट सपोर्ट तो मुझे उसका सिर्फ एक का मिला है। ये लेफ्ट साइड पुलिंग का इशू है इसमें, लेफ्ट साइड अपने आप ही चली जाती है हैंडल छोड़ते ही। मेरे बोलने पर भी उन्होंने एयर फिल्टर भी चेक नहीं किया इसका और स्पार्क प्लग भी चेक नहीं किया। बजाज को जब मैंने प्रॉब्लम बताई तो बजाज का कहना है कि ये तो न्यू बाइक है, न्यू बाइक के साथ ऐसा कैसे ही हो सकता है, ऐसा कैसे ही हो सकता है। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज ना बंटी आया है फिर से। आज हम बात करेंगे NS 400 की फिर से। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा ना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वो देख लेना। तो ये ना उसका सेकंड एपिसोड होने वाला है, क्योंकि अब इसने चला लिया ऑलमोस्ट 5500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर पे अपनी सेकंड सर्विस ना बंटी? हाँ, तो सेकंड सर्विस भी करा के आ गया है। तो कुछ हमने इश्यूज डिस्कस करे थे उस वीडियो में, तभी मैं कह रहा हूँ अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लेना उस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, तो वो इश्यूज देख लेना। वो हम ये देखना चाह रहे हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इश्यूज ना फिक्स हो जाएंगे फर्स्ट या सेकंड सर्विस के बाद। तो अभी बंटी से बात करेंगे। ये ऑलमोस्ट 5500 किलोमीटर चला, 5500 ना, हाँ 5500 किलोमीटर चला चुका है इस बाइक को। ये 5500 किलोमीटर चला चुका है इस बाइक को और इसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया इस बाइक का। अब बात करते हैं कुछ इश्यूज की। इसकी सेकंड सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट का भी कैसा रहा, सेकंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो हमने इश्यूज पे बात करी थी ये क्विकली एक लाइन में सारे इश्यूज बता देगा। और ये भी पूछ लेते हैं कि उसके बाद वो क्या इशू फिक्स हो गए, जो हो गए वो कौन से थे, जो नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए, या जो भी डिटेल ये शेयर करना चाहता है। बता बंटी, तेरा कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस 5500 किलोमीटर के बाद और 2 सर्विसेज के बाद? यार बजाज का जो सपोर्ट है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बजाज सपोर्ट तो करता है, बट इनके पास जो वर्कर हैं जिनको नॉलेज की मुझे लगता है बहुत सख्त ज़रूरत है, नॉलेज कम है उनको। मैंने काफ़ी अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी जो भी इस बाइक में अभी आ रही है मुझे, बट सपोर्ट तो मुझे उसका सिर्फ एक का मिला है, बाकी तो किसी चीज़ का नहीं मिला। एक का सिर्फ? हाँ, सिर्फ एक का मिला है, क्योंकि इसमें मीटर का इशू था, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। तो बजाज ने जिनका भी मीटर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी वो सबका चेंज करके दिया है। तो इस बाइक में भी दिक्कत थी, तो पहली सर्विस से पहले ही मेरे को प्रॉब्लम आ गई थी वो मैंने चेंज कराया। और सेकंड सर्विस के बाद, फर्स्ट सर्विस के बाद जब वो प्रॉब्लम फिर दोबारा भी आ रही थी, RPM वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, तो अभी 2025 में इनका नया मीटर आया है जिसमें सारे प्रॉब्लम फिक्स कर दिए इन्होंने, तो वो मैंने डलवा लिया है, वो बस हाँ, एक बार फिक्स हो गया देख लेते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये देखना हो कि पुराने मीटर में दिक्कत क्या थी, वो पुराना वाला वीडियो देख लेना एक बार, उसमें हमने दिक्कत दिखाई भी हुई है कि परेशानी क्या थी। दिखा बंटी एक बार। तो अब यहाँ पर जो RPM की ये लाइन चलती है RPM की, यहाँ पर ना ब्लैक पड़ जा रहा था, तो अब ये ब्लैक नहीं पड़ेगा। हाँ गाइस, तो यहाँ पे ना ब्लैक हो रहा था। मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि वो पुराना वाला वीडियो देख लेना एक बार हमारा, जिसमें हमने वो इशू भी दिखाया हुआ है। और ये उस वीडियो के बाद ना कई लोगों ने हमें रीच आउट भी किया था, उसमें बताया था उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है। कई भाइयों की ये प्रॉब्लम फिक्स भी हो गई वो मीटर चेंज कराने के बाद, और भाई के साथ भी सेम ही हुआ है। ये सिर्फ बता रहा है कि एक ही प्रॉब्लम उनमें से फिक्स हुई है जितनी भी हमने प्रीवियस वीडियो में रिपोर्ट करी थी। दूसरा प्रॉब्लम मेरे साथ जो आई है वो कॉमनली सबके साथ ही आ रही है, और उसका फिक्स तो आई गेस किसी को ही नहीं मिला। यूट्यूब पर एक ही किसी बंदे ने वीडियो बना के डाला है कि उसका फिक्स हो गया, और वो भी पता नहीं कैसे हो पाया, मुझे आइडिया नहीं है। ये लेफ्ट साइड पुलिंग का इशू है, इसमें लेफ्ट साइड अपने आप ही चली जाती है हैंडल छोड़ते ही। अच्छा, लेफ्ट साइड भागती है अपने आप? हाँ, मैं अभी दिखा भी सकता हूँ कैसे जाएगी। हाँ, एक बार दिखा दे बंटी इसको कि लेफ्ट साइड पुलिंग। तो गाइस अभी ये दिखा रहे हैं हम इसको, एक से स्टार्ट मत करिए बंटी, अभी दिखाते हैं आपको लेफ्ट साइड पुलिंग का इशू क्या है। लेफ्ट साइड में ना भाग रही है बाइक अपने आप ही, और जैसा भाई बता रहे हैं कि ये काफी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। अब क्या दिक्कत है वो अभी भाई से बात करेंगे, पहले इशू देख लेते हैं। ये देखो गाइस, वो आ रहा है सामने से। अब मैं इशू दिखाता हूँ। मैं चलाकर ला रहा हूँ, ये चलाकर ला रहा हूँ ना, तो जैसे ही मैं हैंडल छोड़ूंगा देखना एक साइड चली जाएगी। ये देखो भाग रही है ना, ये लेफ्ट जा रही है। और ये तो अभी बहुत लो स्पीड में है, बहुत कम स्पीड है। हायर स्पीड में ज़्यादा जाती है, एकदम से जाती है। और अगर मैं थोड़ा सा इधर होकर बैठूंगा, थोड़ा सा राइट टिल्ट करके बैठूंगा, तो उस केस में नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे अपना वेट शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, तो गाइस हाँ, ये भी है कि जैसा भाई बता रहा है कि थोड़ा सा राइट होके बैठेगा ना, ये अपने आप को शिफ्ट कर लेगा, अपना वेट उस साइड शिफ्ट कर देगा, तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इससे पता चलता है, इससे रूल आउट हो रहा है कि ये प्रॉब्लम है, मतलब लेफ्ट साइड में जा रही है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जितना मेरी नॉलेज है बाइक की, तो अब इसके जितनी मेरी बाइक की नॉलेज है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो बता देता हूँ। मुझे जो लगता है, सबसे पहला तो आपको टायर प्रेशर चेक करना चाहिए, टायर प्रेशर ठीक है कि नहीं है। कई लोग किसी भी जगह से हवा भरा लेते हैं, कुछ भी करा लेते हैं, तो हवा कई बार ज्यादा कम होती है, जिसके से टायर प्रॉपरली काम नहीं करते। तो बता रहा हूँ कि एक वो रीजन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि किसी की बाइक में ना हो, लेकिन इस वजह से हो। अच्छा, ठीक है। दूसरा हो सकता है टायर में हम्प आ रखे हो। अगर मान लो राइट साइड में टायर में हम्प है, तो वो लेफ्ट साइड पुश करेगी आपकी बाइक को। ठीक है। तीसरा हो सकता है कि आपके व्हील बैलेंसिंग का इशू।
ठीक है। Okay. व्हील पे बैलेंस का थोड़ा सा हो सकता है कि एक साइड बैलेंस ज्यादा है तो वो उसको पुल कर रहा है, हर एक के रीजंस अलग हो सकते तो हैं। व्हील बैलेंस का मतलब वो जो वो लगा देते हैं, हाँ, जो गट्टे वेट से लगता है, वेट लगता है, वेट लगता है ना छोटा सा। इसमें बाय डिफॉल्ट ही कंपनी लगा के दे रही है। देखो कई टायरों में लगा हुआ ये आता लगा है। हुआ आ रहा है, देखो ये देखो इसमें लगा हुआ है और यहाँ वेट लगा हुआ है। मुझे इसका भी एक डाउट आ रहा था कि हो सकता है क्योंकि उधर नहीं लगा हुआ है, इसमें इधर लगा हुआ है। अब हो सकता है मेरी बाइक में ये हटाने के बाद शायद ये सॉल्व हो जाए, हाँ, तो एक वो रीजन हो सकता है। ठीक है, तो एक सेकंड मंडी, तो हाँ। भाई ये बता दूं जिसको इम्पोर्टेंट है, जिसको नहीं पता वो बता दूं, ये वेट ना व्हील बैलेंसिंग के लिए लगा होता है। ये आप कई जगह पे देखोगे, अगर ये आपकी बाइक में लगा हुआ है तो भाई बता रहा है। और इसमें से ना कई चीजें, अभी हम भाई से और आगे बात करेंगे, मैंने बता दूं ये कई चीजें जो बता रहा है ना वो बहुत सही है और वो जेनरिक है, वो आपकी किसी भी बाइक में हो सकता है। जैसा भाई बता रहे कि अगर आपकी बाइक लेफ्ट साइड में भाग रही है तो टायर की हवा चेक कर सकते हो, आप व्हील बैलेंसिंग चेक कर सकते हो। व्हील बैलेंसिंग की बात हो गई, और क्या हो सकता है? और इधर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से अगर आप बाइक देखोगे तो पिछला टायर अगले टायर के सीध में होना चाहिए। अगर नीचे बैठ के हम देखेंगे तो कईयों का व्हील थोड़ा सा आउट हो सकता है, इससे जज मत करना। ये एक बॉडी है, मेन चेसिस की अलाइनमेंट होती है। तो ये बात हमें नेकेड आई से दिख जाएगी या कोई मशीन चाहिए होगी इसके लिए? अगर बहुत ज्यादा आउट है तो नेकेड आई से भी दिख जाएगी, वरना तो आपको फिर चेसिस चेक करवानी पड़ेगी। वो सबसे बड़ा है, वो सबसे पहले मतलब सबसे मेजर पार्ट पे नहीं जाते, छोटे से डायग्नोस करना शुरू करते हैं। तो कईयों में ना जैसे ये चेन टाइट करने का स्क्रू होता है, यहाँ पर स्क्रू होता है दोनों साइड, एक इधर है, सेम ऐसे उधर भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो यहाँ देखो, ये जो है ना ये मार्किंग होती है चेन को पीछे करने की। जब हम इसे टाइट करते हैं तो चेन सेट पीछे आता है। जब हम इसे टाइट करेंगे तो ये एक्सल का रॉड पीछे आएगा। अच्छा, तो कई बार क्या होता है, मैकेनिक यहाँ से टाइट कर देंगे, वहां से नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ना पीछे का व्हील इधर हो जाएगा। हाँ राइट। क्योंकि अगर ये टाइट करेंगे हम तो टाइट करते ये इधर खींचेगा तो इधर का व्हील इधर आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो आप सोचो सामने वाले व्हील से इसकी अलाइनमेंट इधर हो जाएगी, सामने वाला व्हील यूं है और ये वाला व्हील इसकी सीध में ना रह के इधर हो जाएगा ऐसे। हाँ राइट। तो जिसकी वजह से वेट फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये चीज भी जरूरी नहीं है कि ये ठीक हो आपका। जैसे अब यूट्यूब पे एक बंदे ने बताया कि उसका ऐसे ही सॉल्यूशन मिला है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। जिसने एक ने बताया उसका फिक्स हो गया, NS 400 भी हुआ। NS 400 व्हाइट कलर की बाइक है, वो देख सकते हो आप उनका भी वीडियो, मुझे नहीं पता कौन है वो, तो उनका फिक्स हो गया, उन्होंने ऐसे करके सेट किया है। और ये तो हो गया पिछले वाले व्हील की। अब दिखाता हूँ आगे से क्या होता है। अब आगे ये शॉकर्स अलाइन है कि नहीं है, यहाँ पर एक कॉन्सेट होता है। ये यहाँ पर कॉन्सेट डलते हैं, एक इधर एक इधर। क्या डलते हैं? कॉन्सेट होता है। अच्छा। यहाँ और यहाँ, ये हैंडल की मूवमेंट के लिए। अच्छा, ठीक है, और ये ना ऐसे नहीं झटका खाए। जैसे कई बार हम देखते हैं कि बाइक किसी होल में गई या कुछ खड्डे में गई तो एकदम से हैंडल झटका खाता है, तो वो ये लूज होता है। तो अच्छा। कई बार लोग इसे ना टाइट कराने के चक्कर में हैंडल को ना फिर अगर ऐसे पीछे दबाओगे आप तो एक जगह जाके रुक जाएगा। वो रुकना नहीं चाहिए, मूवमेंट उसकी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। अच्छा। तो कई बार अगर वो हैंडल टाइट है तो भी आपकी राइट या लेफ्ट पुल करेगी। अच्छा, ठीक है, वो नहीं कराना। तीसरा एक जो मुझे लग रहा है कि दोनों शॉकर्स में ऑयल का लेवल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अच्छा। तो अब मेरी बाइक में मैंने क्या करा था, एक दिखाता हूँ आपको चीज। ये बहुत कोई नहीं दिखा रहा होगा, ये वाला जो स्क्रू है ये, और दो ये वाले स्क्रू, ये वाला स्क्रू गाइस अगर आपने देखा फिर से दिखा दूं, ये वाले स्क्रू की बात कर रहे हैं। और ये दो ये वाले। ठीक है, यहाँ पर दो स्क्रू हैं। हाँ, ये ठीक वाले है, दो। अब दूर जाओ कैमरे को। अब अगर ये लूज करोगे ना तो शॉकर ना ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, एडजस्टेबल है मतलब? एडजस्टेबल होता नहीं है ये। हाँ। इधर आके दिखाओ। अब यहाँ से पास मत लाना ज्यादा। अब यहाँ से देखो, ये इतना गैप है ऊपर, उधर भी इतना ही होगा। ठीक है। ठीक है, उधर भी सेम गैप है। ठीक है। अच्छा, ये चूड़ियां काउंट कर सकते हैं? हाँ, ये तो काउंट अगर आपको नहीं दिख रहा है डिटेल में थोड़ा पास, ये देखो चूड़ियां बनी हुई है, तो चूड़ियां की ना काउंट है ना, चूड़ियां काउंट करोगे तो एग्जैक्टली सेम चूड़ियां इतनी भी यहाँ पर भी अवेलेबल होंगी। तो अब ये चीज अगर मान लो कि आपका फिर भी बराबर है तो एक टाइम को आप ऑयल का प्रेशर चेक कर सकते हो कि ऑयल कहीं ऐसा तो नहीं है एक में कम है। क्योंकि अगर इसमें ऑयल कम हुआ तो इधर वाले शॉकर तो प्रॉपर ऑयल है, हाँ, ये वाले पे लोड आ जाएगा, दबा हुआ है, तो बाइक फिर इधर भागेगी। राइट। तो मेरे केस में क्या किया, मैंने इसको थोड़ा नीचे करके देखा। अच्छा, इसको घुमा के देखा? इसको नीचे नहीं, इसको नीचे कर दिया मैंने ताकि अब ये थोड़ा सा प्रेशर बराबर ले सके। मतलब राइट और टाइट कर दिया थोड़ा सा, राइट और लेफ्ट बराबर रह सके। मतलब मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको थोड़ा हाइट बढ़ा दी। हाँ ठीक है। अब हाइट बढ़ाने से क्या हुआ, अभी इसके लेवल में काम कर रहा है, तो अब मतलब लेफ्ट पुल ना करे। तो जब मैंने ऐसा किया ना तो काफी हद तक सॉल्यूशन मिल गया मुझे। अच्छा, लेफ्ट पुल होना कम हो गई, हो गई। तो अभी जो हमने देखा है वो कम हो रही है? नहीं, मैंने वापस ऊपर कर दिया लेवल में, क्योंकि ये बात मेरे को ब्रांड को भी जाके बतानी है। अच्छा, क्योंकि मैं ऑयल खुद से नहीं भर सकता। तो एक सेकंड रोक रहा हूँ यहाँ पे। तो तू ये कहना चाह रहा है कि अगर हम उसको और थोड़ा सा टाइट कर दे तो हो सकता है बिल्कुल सीधी भी हो जाए?
टाइट, क्योंकि जगह नहीं है ना, मैंने इसको बिल्कुल नीचे ले गया। अच्छा, मैक्स पे ले गया था तू? मैक्स पे ले गया था। अच्छा। तो वो लेफ्ट पुल कम हो गया। अच्छा, लेफ्ट पुल कम हो गया काफी हद तक, मतलब अगर 40-60% कम हो गया, तो अब उसको अगर सॉल्यूशन प्रॉपर चाहिए तो मेरे को ब्रांड को बताना पड़ेगा ना कि इस शॉकर के साथ ऐसा करने से मेरे साथ ये हो रहा है। क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये नॉलेज बजाज के पास नहीं है। बजाज को जो मैंने प्रॉब्लम बताई तो बजाज का कहना है कि ये तो न्यू बाइक है, न्यू बाइक के साथ ऐसा कैसे ही हो सकता है। तो शॉकर में जैसे ऑयल भर के देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड वारंटी फिर नहीं देगा अगर मैंने खुद से कर दिया तो। मैं इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को बजाज को जाके बताना पड़ेगा कि यार इसमें ऐसे मैंने किया था। तो ये टाइट करने से तो वारंटी वाइड टाइट नहीं होता यार, टाइट नहीं है एक्चुअली। इसको एडजस्ट करना, इसलिए एडजस्ट करना। यहाँ से मैं अगर इसे नीचे कर दूंगा ना तो मेरी बाइक ऊंची हो जाएगी। ऊपर नीचे हुआ है। ओके ओके, ठीक है। तो मैं टेक्निकली इसको खराब कर रहा हूँ, लेकिन खराब करके ठीक काम कर रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ, इससे तो वारंटी वाइड नहीं होती ना? नहीं, इससे वारंटी वाइड नहीं होती, लेकिन अगर मैं इसमें ऑयल डाल दूंगा ना, मैं इसलिए नहीं कर रहा ना क्योंकि अगर मैं ऑयल खुद से रिफिल कर दूंगा तो फिर कल को कोई इशू आ गया तो मैं उसे ऑयल निकाल के कैसे वापस रिफिल करूंगा। तो ये मुझे बजाज से कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनसे कुछ गलती हो गई तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो चेक कर ले। लेकिन इतनी नॉलेज भी बजाज नहीं लगा रहा है जितना दिमाग तो मैं बैठ के लगा रहा हूँ यहाँ पर। मुझे वो लग रहा है कि बजाज के पास इतने स्किल्ड बंदे होने चाहिए जो हेल्प करें इस चीज। तो वो नॉलेज मेरे ख्याल से तब लगाएंगे जब बहुत मल्टीपल लोग उसको रिपोर्ट करेंगे बजाज को, नॉट यूट्यूब पे। ऑफ कोर्स, लेकिन तो जैसे अब मेरे एक दोस्त ने एक और लिया NS 400, ठीक है, उसके साथ भी सेम इशू है, उसने रिपोर्ट किया तो वो कह रहे हैं ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। अच्छा, ये बजाज कह रहा है? ऑफ कोर्स उन्होंने बोला है, तो वो कह रहे हैं सॉल्व ही नहीं हो सकता है, तो ऐसे ही रहेगा। तो ये उस चीज को फिक्स नहीं कर रहे। मुझे लगता है बजाज को इसको फिक्स करना चाहिए, क्योंकि चेसिस भी डोमिनार की यूज हुई है, इंजन भी डोमिनार का यूज हुआ है, और डोमिनार नहीं भागती, डोमिनार राइट साइड पुल करती है, वो राइट साइड पुल करती है। हाँ, तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा, क्योंकि अब सारी चीजें डायग्नोस मैं कर सकता हूँ कैसे करनी है, लेकिन अच्छा, अगर मैं ये पूछूं, सॉरी कट कर रहा हूँ, कि अगर इस इशू को जिसको भी आ रहा है वो लॉन्ग टर्म रखता है, वो फिक्स ही नहीं कराता है, तो उसके लॉन्ग टर्म नुकसान क्या है? एक तो मैं समझ सकता हूँ कि टायर ज्यादा घिसता होगा शायद। नहीं, टायर वायर कुछ नहीं घिसता। अगर अलाइनमेंट टेढ़ी है, अगर फॉर एग्जांपल जैसा तू बता रहा है कि इसका शॉकर हो सकता है एक तरफ से टेढ़ा हो, तो उससे टायर ज्यादा नहीं घिसता होगा? जरूरी नहीं है कि सबके केस में, क्योंकि अलाइनमेंट टेढ़ी नहीं, लेफ्ट साइड पुलिंग का क्या होता है, कई बार वेट भी गलत साइड पे ज्यादा होता है, तो उससे टायर पे इतना ज्यादा लोड नहीं आएगा, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आएगा कि टायर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो अगर मैं वैसे पूछूं कि लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान है लेफ्ट साइड पुलिंग, अगर कोई बंदा सोचता है कि यार मेरे को तो फिक्स नहीं मिल रहा, मैं चलाता हूँ इसको ऐसे ही, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपनी बॉडी के साथ है, बॉडी पेन होता है, क्योंकि एक साइड से वो। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइक सीधी है, बाइक तो हैंडल छोड़ते लेफ्ट भाग रही है, जब आप बाइक पकड़ते हो, हैंडल पकड़ते हो, तो आपका प्रेशर तो आएगा ही ना इस हाथ पर, तो इस हाथ पर जब प्रेशर आएगा तो बैक पेन भी होना शुरू होता है। मेरे यहाँ पर पेन आना शुरू हो गया है। तो प्रॉब्लम यही है, अगर मान लो मैं चला रहा हूँ और मैं लंबी राइड्स कर रहा हूँ तो पेन आएगा ही आएगा। तो जैसा तूने बताया कि मैंने मैक्सिमम शॉकर का वो उसको खोल दिया था, नीचे कर दिया था जितना हो सकता है, उसके बाद भी थोड़ी कम हो गया था, बट भाग फिर भी रही है। हाँ, भाग फिर तो भी हम और क्या चेक कर सकते हैं इसके बाद? इसमें ऑयल चेक कर सकते हैं, और हाँ, फाइनल अगर इसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, या फिर जुगाड़ पे ही सॉल्यूशन मिल रहा है, फिर तो चैसिस का ही इशू है, और मल्टीपल लोगों को कंप्लेंट करनी पड़ेगी बजाज में रजिस्टर कि हाँ भाई हमारी लेफ्ट साइड पुल कर रही है, इसका सॉल्यूशन दो हमें। अब तो चैसिस चेंज करके दें, रिपेयर करके दें, वो उनका कॉल है, कैसे करेंगे। अच्छा, तो हाँ वही पूछने वाला था मैं कि इसका सोल्यूशन तो फिर जिनके एग्जिस्टिंग बाइक है, न्यू जो आ रही है तो न्यू चैसी आ जाएगी, बट जो एग्जिस्टिंग बाइक है उसमें तो यही फिक्स है कि चैसी चेंज करेगा। चैसी चेंज करनी पड़ेगी, और वो भी वारंटी में होती है। कंपनी जुगाड़ तो करती नहीं, रिपेयर तो करती नहीं, कंपनी चीज चेंज करती है। वैसे भी चैसिस रिपेयर नहीं होती है, हाँ, मतलब जो भी कंपनी वैसे भी नहीं करती, राइट। अगर तेरा क्लच भी ये खराब हो जाएगा तो वो चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे ना, एग्जांपल के तौर पे। हाँ, तो ये है, तो ये चीजें हैं यार। बीच में टोक रहा हूँ, ये मिरर बहुत सही लग रहे हैं तूने ये वो आफ्टर नहीं स्टॉक है बजाज के साथ अच्छे लग रहे हैं भाई, बजाज ने मीटर बहुत अच्छे लग रहे हैं वैसे। बाइक यार गाइस, मैं मतलब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट लुक बड़ी जबरदस्त है इसकी। थोड़ी सी ना मुझे, मैंने ना बंटी अभी रोड पे एक बंदे भाई को चलाते हुए देखा था, व्हाइट कलर की लेके जा रहा था वो। मैं पहले बताऊँ क्या समझा, सच कह रहा हूँ ये बात, मैं पहले समझा Z900 है। मैं कहा Z900 के हिसाब से थोड़ी पतली लग रही है बाइक, बट है बड़ी जबरदस्त। तो गाइस अपना इसका एक सेकंड में, सो गाइस आपने इसका हमारा प्रीवियस वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किया था, बहुत अच्छा वीडियो वो चला था, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जरूर देखना। अभी भी बंटी एक लाइन, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक लाइन में फिर से ही पूछना चाह रहा हूँ, क्या 2.25 लाख में सबसे बढ़िया बाइक इंडिया में यही है? हाँ यही है, इसके अलावा कोई भी नहीं। अभी भी हम उसी स्टेटमेंट पे है ना? हाँ, उसी स्टेटमेंट पे। चलो ठीक है, हाँ बता। और दूसरा इसकी सर्विस, अब सर्विस का इसका ऐसा है, सर्विस को बजाज को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। सर्विस में 5000 किलोमीटर हो गए सेकंड सर्विस के इसके, ठीक है, तो उसमें मैंने इनको बोला कि यार एयर फिल्टर चेक कर दो,
स्पार्क प्लग चेक कर दो। तो उनके अकॉर्डिंगली स्पार्क प्लग और एयर फिल्टर चेक होंगे 10,000 किलोमीटर पर। यार 5,000 किलोमीटर, दिल्ली मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी शायद यही है, और यहाँ पर पॉल्यूशन तो इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद भी उन्होंने एयर फिल्टर चेक नहीं किया, और कई लोगों को ये इशू आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये फिक्स मिल जाएगा आप लोगों को, आज सबको फिक्स मिल जाएगा। चल भाई, ये तो बंटी, ये तो था कि तेरे जो Problems जो है। प्रॉब्लम्स की बात करी है। अब बता तेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल सर्विसेज का, इसकी जो सर्विस तूने कराई है बजाज से, उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ताकि क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे बायर्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो और जो खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर सेल बजाज आपको कितना सपोर्ट करता है। तो अपना एक्सपीरियंस बता कैसा रहा। यार मैं पहले कह रहा हूँ, बजाज के सपोर्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजाज सपोर्टिव तो है, मेरे केस में तो है, ठीक है। प्रॉब्लम है उनकी नॉलेज के साथ, ठीक है, या उन्होंने जो TNC बनाई है। यार अब सेकंड सर्विस है इसकी, 5,000 किलोमीटर पे सर्विस हुई है मेरी, और 5,000 किलोमीटर पे भी उन्होंने मेरे बोलने पर भी उन्होंने एयर फिल्टर भी चेक नहीं किया इसका, और स्पार्क प्लग भी चेक नहीं किया। मैं चाहता था इसका स्पार्क प्लग इरिडियम लगाना। इरिडियम स्पार्क प्लग थोड़ा बेटर होता है, अगर आप चाहो तो रिसर्च कर लेना उसके बारे में, या फिर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो वो स्पार्क प्लग लगाना चाहता था मैं, और एयर फिल्टर में चेक करना चाहता था, क्योंकि डस्टी बहुत हो जाता है जनरली 5,000 किलोमीटर में। दिल्ली में एयर फिल्टर चेंज ही हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत पॉल्यूटेड सिटी है ये, ठीक है। तो उन्होंने चेक नहीं किया। अब एक सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। मल्टीपल लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि वो क्या करते हैं, जैसे 10 किलोमीटर चला कर आए बाइक, और जैसे ही वो चाबी ऑन करेंगे, 10 मिनट छोड़ दी उन्होंने, 10-15 किलोमीटर चला के चाबी ऑन करके ना, जब वो एक सेल्फ मारेंगे ना, तो एक बार RPM स्टार्ट करके बाइक बंद हो जाएगी। जैसे ये देखो, ये स्टार्ट करके बंद नहीं हो रही। ये मुझे सोल्यूशन मिल गया, और ये सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। और सोल्यूशन ये है कि इसका जो एयर फिल्टर है वो आपको चेंज कर देना चाहिए। 5,000 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। जब आपकी फर्स्ट सर्विस हो जाए 500-1000 किलोमीटर जो भी बोलते हैं, उसके बाद अगर आपकी 2-2,500 किलोमीटर चल जाए ना, तो आप इसका एयर फिल्टर कहीं भी, चाहे सर्विस सेंटर जाकर ही साफ करवा लो। और 5,000 किलोमीटर जब आपका हो जाए, तो एयर फिल्टर मैं तो हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप चेंज कर दो। 5,000 किसी भी बाइक में? किसी स्पेसिफिकली इसकी बात तो मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, औरों का तो अलग है, क्योंकि किसी ने परफॉर्मेंस फिल्टर लगाया हुआ है, किसी का फोम वाला है, इसका पेपर एलिमेंट वाला फिल्टर है, और वो 5,000 बहुत ज्यादा है। दिल्ली जैसे शहर में तो 5,000 बहुत ज्यादा है। एक सेकंड बंटी, रोक रहा हूँ तेरे को। मतलब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, काफी लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि एयर फिल्टर, प्लग्स, ऑयल फिल्टर, इन सब के पैसे तो वैसे भी तुम्हें देने ही पड़ते हैं, फ्री नहीं होते, देने पड़ते हैं, चाहे तुम्हारी वारंटी में है भाई। बिल्कुल वारंटी में। तो गाइस, ये अच्छा पॉइंट है, ये जो कह रहे हैं ना कि ये खुद कह रहा था उनको चेंज कर दो, और पेमेंट इसकी पॉकेट से जानी थी, फिर भी चेंज नहीं करी, तो मुझे भी थोड़ा सा ये खराब लग रही है। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि 10,000 पे ही चेक होता है। या जब मैं आपको पे भी कर रहा हूँ तो आप प्लीज कर दो। और अगर आपको खुद को, अगर आपको आपकी बाइक की थोड़ी सी भी चिंता है, तो आपको वो कर देना चाहिए। और अब बात करेंगे स्पार्क प्लग की। स्पार्क प्लग, इसमें सिंगल स्पार्क प्लग आता है। डोमिनार में 3 प्लग है, हालांकि इसका और डोमिनार का इंजन सेम है, बट इसमें सिंगल स्पार्क प्लग आता है। और मेरे अकॉर्डिंगली सिंगल स्पार्क प्लग अगर आपका 5,000 चल जाता है, तो मैंने भी अपना चेंज कर दिया है, और मैंने इरिडियम स्पार्क प्लग अपग्रेड किया है। और इरिडियम भी मैंने और किसी ब्रांड पर नहीं गया। आप कोई NG के बोल रहा है, कोई ब्रांड बोल रहा है, रेकमेंडेड चैंपियन ब्रांड का है, और मैंने चैंपियन ब्रांड का ही लगाया है इसके अंदर, ठीक है। और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, मुझे परफॉर्मेंस बहुत बेटर मिल रही है उससे। और एक और इशू है इसके अंदर, जो मैं बता देता हूँ। इसकी जो रियर डिस्क प्लेट है, मुझे नहीं पता औरों के साथ भी इशू आ रहा नहीं आ रहा, मेरे साथ आया है। 3,000 किलोमीटर के बाद से ही इसमें रियर डिस्क प्लेट पर ना ये निशान आने शुरू हो गए, जबकि मैं बहुत हार्ड ब्रेकिंग यूज नहीं करता। और एक काफी गहरे निशान है, अगर आप आवाज सुन पाओगे, देखना, ये आवाज देना। हाँ, गहरे, ये बहुत गहरे मार्क हैं, और मैं अभी बहुत हार्ड यूज नहीं कर रहा अपने नेल को, ठीक है। तो अब ये एक प्रॉब्लम इसके साथ है। तो जनरली बाइक में मंडी कितनी देर में आए थे निशान? यार मेरी इससे पहले NS200 थी, और वो मैंने 13 साल चलाई है, सॉरी 12 साल, और उसमें मैंने डिस्प्ले एक बार भी चेंज नहीं कराई 12 साल में, और वो मैंने चलाई है 1,22,000 किलोमीटर। वैसे जनरली मैं बात करूं, जो कंप्यूटर्स बाइक होती हैं, हाँ, कंप्यूटर बाइक्स होती हैं, उसमें कितनी देर में आ जाते हैं निशान? ये आने ही नहीं चाहिए। उनमें पीछे तो डिस्क ही नहीं होती पहले, तो सब में नहीं, सब में नहीं होती, बट नेकेड स्पोर्ट है, वेट है, चलो स्पीड भी है। मैं अपना बता रहा हूँ NS200 का, वो तो मैं बहुत रफ यूज करा उस बाइक को। तो मैंने वो 1,22,000 1,25,000 किलोमीटर चला के फिर मैंने बेची, उसके बाद भी उसमें प्लेट चेंज नहीं करी मैंने। पीछे वाली डिस्क की बात कर रहे हैं, पीछे वाली डिस्क की बात कर रहा हूँ, तो उसमें तो कोई इशू नहीं आया। अब इसमें इतना जल्दी निशान आ गए हैं, और मतलब मेरी बाइक में तो आए हैं, और मेरे एक दोस्त के पास हो रहा है NS400, उसमें नहीं आए हैं। सो गाइज, अगर आपके पास NS400 है
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपकी डिस्क में भी ये निशान आ रहे हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया वन मोर टाइम, ये 5500 किलोमीटर चला चुका है। आप अपने किलोमीटर शेयर करना हमारे साथ और येस और नो जरूर बताना कि भाई आपने इतने किलोमीटर चला दी और अभी तक निशान आया नहीं आया। आई एम श्योर ये आपको बाइक अभी 25-30 हज़ार किलोमीटर नहीं चली हुई मिलेगी, क्योंकि 8-9 महीने पुरानी बाइक है, तभी लॉन्च हुई थी। तो अभी आई डोंट थिंक सो किसी ने 25-30-50 हज़ार किलोमीटर चला भी दी होगी। चला दिए तो बहुत ही अच्छी बात है। प्लीज़ हमारे साथ कमेंट जरूर शेयर करना, बट अपनी डिस्क का स्टेटस जरूर शेयर करना हमारे साथ कि आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर किसी को भी नहीं आ रहे तो फिर तो रूल आउट हो गया इशू। इसके स्पेशल ये एक मॉडल के साथ प्रॉब्लम है जो उसने पार्ट लगवाया है, तो हम रूल आउट करना चाह रहे हैं। तो अपने कमेंट जरूर शेयर करना हमारे साथ। तो अभी जैसे कई लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उनका आरपीएम ड्रॉप का इशू आ रहा है, कईयों की सेकंड गियर में बंद हो जाती है, तो वो सोच रहे हैं कि वो, कई लोग कह रहे हैं कि ईसीएम चेंज करके ठीक हो जाएगा, कई लोग कह रहे हैं कि हमने चेंज करा लिया हमारा सॉल्यूशन मिल गया। नहीं मिलेगा, ईसीएम चेंज कराना सॉल्यूशन नहीं है। ईसीएम चेंज तब करा सकते हो जब आप उसमें फिजिकल कोई डैमेज हुआ है, शॉर्ट हुआ है, तब वो चेंज होगा, ऐसे चेंज नहीं होगा। क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि ईसीएम चेंज करके सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं होना, क्योंकि ईसीएम आता है एम्प्टी ईसीएम, उसमें लोड नहीं होता है सॉफ्टवेयर। तो जो अभी आपके ईसीएम में सॉफ्टवेयर लोडेड है ना, और उसके साथ भी वो इशू आ रहा है, तो जब आप चेंज कराओगे तो सेम सॉफ्टवेयर नए वाले ईसीएम में लोड होगा। तो जब उसमें नए वाले में सेम सॉफ्टवेयर लोड होगा तो सेम प्रॉब्लम वो भी रहेगी उसके अंदर, वो चेंज नहीं हो जाने वाली आपकी। अच्छा, तो ईसीएम चेंज कराना सॉल्यूशन नहीं है, उस चक्कर में अपना बाइक को सर्विस सेंटर में मत छोड़ना। अच्छा, एक बार बंटी एक लाइन में वो समराइज कर दे यार, वो इशू क्या है जो ईसीएम, वो सॉरी आरपीएम ड्रॉप का। आरपीएम ड्रॉप का क्या है ना, ये राइड बाय वायर वाली बाइक्स होती हैं। तो जब आप स्टार्ट करते हो ना, इनिशियल जैसे आपने स्टार्ट किया, तो एक बार आरपीएम हायर साइड जाके एक बार ड्रॉप आएंगे ही आएंगे। जितनी भी राइड बाय वायर वाली बाइक है, अपने पास S1000 आ रहा है, तुझे पता ही है, तो वो सब बाइक्स में आरपीएम एक बार अप साइड जाके डाउन आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर एयर फिल्टर चोक्ड है या स्पार्क प्लग डस्टी है, तो एकदम से ना वो एयर सक कर पाएगा और ना ही स्पार्क हो पाएगा। तो उस केस में बाइक बंद हो जाएगी। आपको उसके लिए इरिडियम स्पार्क प्लग सबसे पहले लगा देना चाहिए, हाईली रेकमेंड कर रहा हूँ मैं, लगवा लेना चाहिए। और एयर फिल्टर को तो फ्रीक्वेंटली चेक कराते रहो कि चोक नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, तो आपके आरपीएम ड्रॉप में वो इशू नहीं आएगा, क्योंकि राइड बाय वायर वाली बाइक है, इसमें एक्सेलेटर का केबल नहीं होता है, तो ये उसके थ्रू चलती है। तो इसमें क्योंकि स्पोर्ट्स मोड वगैरह देने पड़ते हैं, तो इसलिए राइड बाय वायर है। ठीक है, तो आपको वो चेक कराना चाहिए, बजाय कि आप ईसीएम चेंज कराने की तरफ जाओ या उस तरफ जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपका थ्रोटल बॉडी चेक करा सकते हो आप, वो गंदी हो सकती है, बट वो इतनी जल्दी गंदी नहीं होती है। थ्रोटल बॉडी बोले तो प्लग नहीं, एफआई वाला सिस्टम होता है ना इसका। अच्छा, एफआई वाला सिस्टम, तो थ्रोटल बॉडी होती है। कई मतलब वो तो 40-50 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद एक बार क्लीन कराना, क्योंकि बार बार उसको छेड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, वो भी फिर मिसबिहेव करना शुरू कर देती है, बट वो अभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल, बहुत कम चांसेस है उसके। ओके, सो गाइस समराइज कर दूं फटाफट जो भाई ने भी बताया एक लाइन में, कि कई लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ईसीएम का प्रॉब्लम, जो कि आरपीएम ड्रॉप की प्रॉब्लम है ना, वो उसको रिलेट कर रहे हैं ईसीएम से, कि वो ईसीएम की प्रॉब्लम होगी, बट ऐसा नहीं है। इसका इशू फिक्स हुआ है इसको एयर फिल्टर रिप्लेस कराने के बाद। जैसा भाई ने अभी शुरू में बताया था वीडियो में, इसने रिक्वेस्ट भी करी थी सर्विस सेंटर में जाके कि मेरा रिप्लेस कर दो, उन्होंने नहीं किया, इशू रिमेन सेम। वो सेकंड सर्विस में इसने चेंज कराया तो वो इशू फिक्स हो गया। सही बोल रहा हूं? हाँ बिल्कुल फिक्स हो गया। तेरा वो एयर फिल्टर चेंज कराने के बाद फिक्स हो गया? फिक्स हो गया मेरा वो। अच्छा, चलो परफेक्ट है। तो ये भी गाइस ध्यान रखना, अगर आपके भी हो रहा है ना, इनमें से कोई भी गाइस जो हम इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपके साथ भी हो रहा है तो अपने कमेंट जरूर शेयर करना है हमारे साथ, ताकि हमें भी पता रहे कि हम जानवी की इशू डिस्कस कर रहे हैं ना। सो गाइज लास्ट टाइम ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस चीज़ को लेके, और बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे कि भाई सेंटर स्टैंड की बात तो तुमने करी ही नहीं। तो सेंटर स्टैंड की बात भी कर लेते हैं। पहले मैं क्विकली बता दूं एक बात, कि इसमें कोई सेंटर स्टैंड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता। अब आप सोच रहे हो कि यार इसमें लगा कैसे हुआ है, तो वो बंटी से पूछते हैं। इसके लिए डेडिकेटेडली आता भी नहीं है। अच्छा, इसके लिए डेडिकेटेडली आता। और अगर आपको लेना है तो लिंक भी मैं आपको बता दूंगा, पिछले वीडियो में हमने लिंक डाला था, इसमें भी डाल देंगे वो बाइंग लिंक, और ओरिजिनल पार्ट है, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, बाय करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, जो हम बता रहे हैं वही वाला मॉडल आपको बाय करना है। इसमें लगेगा NS200 BS3 का, जो 2012 से 2016 तक आई थी, उसका सेंटर स्टैंड लगेगा। और आपको एक बात बता दूं, जब आप उसे बाय करोगे तो उसके साथ एक पिन जरूर बाय कर लेना, जो भी उसकी एक्सेसरीज ऐड ऑन करने के लिए बता रहा हूँ वो जरूर बाय कर लेना, क्योंकि आपको आफ्टर मार्केट मिलेंगी नहीं कुछ भी चीजें। अच्छा, सर्विस सेंटर में भी ऑर्डर लगवाना पड़ेगा, क्योंकि BS3 NS200 का अब कुछ भी नहीं आ रहा है, वो ऑर्डर पर ही आपको मंगवाना पड़ता है। तो ये आप बहुत ध्यान रखना, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, इसलिए पहले बता रहा हूँ। जो भी वहाँ पर सेंटर स्टैंड आप डालोगे तो उसके साथ जो भी पिन लॉक एंड ऑल, जो भी उसका पार्ट्स बाय करने के लिए दिखा रहा हो, कॉम्बो में बाय कर लेना आप, क्योंकि आपको बाहर मिलेगा कहीं भी नहीं, वो उसी लिंक के थ्रू मिल जाएगा आपको। मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजली। बिल्कुल भी मुझे, मैं तो वैसे प्रॉपर फिट है, आप चाहो तो मूवमेंट भी देख सकते हो इसकी, ये देखो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये देखो प्रॉपर है।
और ये लगाना भी बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत इजीली लग जाएगा। चेन ल्यूब वगैरह कराने के लिए, मैंने काम कराने के लिए लिया है ये। अच्छा, मतलब जैसे बार बार मुझे पैडॉक ना लेना पड़े, ज्यादातर लोगों को पैडॉक लेना पड़ रहा है। कई बार आपकी कहीं ऐसी जगह पंचर हो गई जहाँ पर बहुत देसी कोई पंचर वाले हैं, तो उनके पास पैडॉक नहीं होता, तो फिर नीचे इंजन के नीचे ईंट या पत्थर लगाकर वो करते हैं, और मुझे अपनी बाइक को उतना डैमेज के लेवल तक नहीं पहुंचाना है। अच्छा, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यार। और मैं चेन ल्यूब के लिए मैकेनिक पर उतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो मैं चेन ल्यूब एंड क्लीनिंग खुद करता हूँ। अच्छा, तो मैं बार बार पैडॉक नहीं लगा सकता, मेरे साथ वो मतलब बहुत चैलेंजिंग लगता है मुझे वो। तो सेंटर स्टैंड लगा के मैं मैनुअली इसको ऐसे चला के हाथ से स्टार्ट करके, कभी चेन ल्यूब या क्लीन नहीं करनी चाहिए, ओरिंग कट जाते हैं, तो मैं कर देता हूँ इसे क्लीन या ल्यूब। उसके लिए मैंने मेन सेंटर स्टैंड लगाया है। सो गाइज, ये था ऑल अबाउट NS400, बजाज NS400 विद 5500 किलोमीटर्स एक्सपीरियंस इसको, और 5 से 6 महीने के बीच हो गए इसको बाइक लिए हुए, चलाते हुए, और 2 सर्विस भी करा चुका है। आपको बहुत कुछ है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला इसकी सर्विस कराने के बाद, इसके एक्सपीरियंस से। और जो भी इश्यूज आपको भी आ रहे हैं इस बाइक में, और भी किसी बाइक में आप इशू आ रहे हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हो, कमेंट जरूर करना हमारे साथ। इसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और ये हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे, जिस भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। और अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऑलरेडी नहीं किया हुआ है तो, और अपने, जैसा मैंने कहा, अपने कमेंट जरूर शेयर करना हमारे साथ, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।